हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल दैट इज़ ब्रेनिक आईएएस। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट की थी। लास्ट चैप्टर में हमने कर लिया था लेटर मुगल्स तक। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। जो यूरोपियन कंपनीज आई थी, जैसे कि डच कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो क्यों आई और उन्हें इंडिया आने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि यूरोपियंस को इंडिया आने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों वो इंडिया आए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है। तो इसका आंसर है कि 15-16 सेंचुरी में यूरोप में पीरियड ऑफ रेनेसा चल रहा था। अब ये पीरियड ऑफ रेनेसा है क्या, मैं आपको समझाती हूँ। तो पीरियड ऑफ रेनेसा कहते हैं, लोग उस टाइम पे क्या हो रहे थे, जागरूक किस चीज़ के लिए जागरूक हो रहे थे। यूरोप में उस टाइम पे चल रहा था डार्क एज चल रहा था। डार्क एज से क्या मतलब है, लोग सो रहे थे, क्या क्या उनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं था। उस टाइम पे क्या था, डार्क एज के टाइम पे जो रिलीजन होता है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था लोगों पे। लोग अपने दैनिक कार्य के लिए भी डिपेंडेंट रहते थे किसके ऊपर, पोप या पादरी पे। वो जो बताते थे वो उसी हिसाब से करते थे, उनकी खुद की कोई थिंकिंग नहीं होती थी। तो बेसिकली क्या थे, वो डिपेंडेबल थे। क्या था, उनमें दो पार्ट्स में डिवाइड थे। एक तो सबसे पहले क्या था, किंग, जो मोनार्की होती है। फिर था चर्च, मतलब रिलीजन। एंड फिर कौन थे, फ्यूडलिस्ट। ये जो तीनों मिलके एक सोसाइटी बनाते थे और ये कंट्रोल करते थे कॉमन पीपल्स को। ओके, और उनको कंट्रोल कैसे करना, उनकी सोच को कंट्रोल करना, है ना, कि हम जो बताएंगे आपको वैसा ही करना है। तो ये एक तरीके से क्या था, डार्क एज थी। तो लोग पुनर्जागरूक हुए कैसे, हुआ ये था, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये वर्ल्ड मैप है। तो यहाँ पे जो इस टाइम आप ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ था, ऑटोमन एम्पायर ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और यहाँ पे ये जो था पूरा, ये था रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर जो था वो बाद में डिवाइडेड होकर दो पार्ट में बन गया था। एक बन गया था क्या, वेस्ट रोमन एम्पायर, और ये हो गया था ईस्ट रोमन एम्पायर। अब ईस्ट जो रोमन एम्पायर था उसको धीरे धीरे कब्जा कर लिया था किसने, ऑटोमन एम्पायर ने। और ईस्ट रोमन एम्पायर बिल्कुल खत्म हो गया। अब ये क्या हो गया था, ऑटोमन एम्पायर बन। अब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे पॉलिटिकल चेंज आया। पॉलिटिकल चेंज के साथ साथ यहाँ पे क्या आया, रिलीजियस चेंज भी आया, क्योंकि रोमन एम्पायर ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। एंड ये जो ऑटोमन एम्पायर थे ये था मुस्लिम एम्पायर। अब पॉलिटिकल चेंज के साथ रिलीजन, आइडियोलॉजी भी चेंज हुई। तो उसमें क्या हुआ कि जो यहाँ के लोग थे, जो पहले ईस्टर्न रोमन में रहते थे, उन्होंने अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, अपनी आइडियोलॉजी को प्रिजर्व करने के लिए, अपने रिलीजन को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो अपनी एंशंट उनकी बुक्स थी, लिटरेचर्स थी, उनको लेके वो शिफ्ट हो गए कहाँ पे, इटली। अब क्या हुआ, इटली में क्या हुआ कि इटली में जैसे ये लोग जाने लगे, तो वहाँ पे उनके साथ ये लेके गए थे क्या, अपना एंशिएंट लिटरेचर। लोगों को अवेयरनेस आई लिटरेचर में, लोगों ने पढ़ना चालू करा। तो लोगों को पता चला कि जो उनकी पहली सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा फ्री थी, उन्हें बोलने का अधिकार था। एक तरीके से चर्च का या फिर किंग का उनके ऊपर कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। और स्टार्ट हुआ पीरियड ऑफ रेनेसा। अब क्या होता था, जो ट्रेड रिलेशन था इंडिया का यूरोप से, या फिर एशिया का कहे यूरोप से, तो वो इमॉर्टल से था। मतलब बहुत टाइम से चला जा रहा था। आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न में पढ़ेंगे, तो ट्रेड होता चला आ रहा था। इवन द हड़प्पन टाइम से ये ट्रेड चलते आ रहे थे। तो अब होता क्या था कि जब ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा नहीं किया था, तो उससे पहले क्या था कि 3 रूट्स होते थे जहाँ से एशिया से ट्रेड होता था यूरोप में। अब वो कौन कौन से 3 रूट्स थे, तो आइए देखते हैं। पहला ये जो रूट था वो क्या था, सबसे पहले था क्या, एशिया। एशिया मतलब ये पूरा ले लो या फिर इंडिया ले लो, है ना। तो इससे यहाँ से जाएंगे अपन क्या, गल्फ ऑफ पर्शिया। गल्फ ऑफ पर्शिया से क्रॉस करके यहाँ पे हम पहुंचेंगे मेडिटेरियन सी में। मेडिटेरियन सी में ये पहुंच गए हम इटली, एंड इटली से रेस्ट ऑफ द यूरोप। ये इसमें 2 मतलब सी रूट्स हैं और एक लैंड रूट्स हैं। अब दूसरा जो रूट था वो यहाँ से जाएगा क्या, एशिया से जाएगा रेड सी में। रेड सी से कनेक्ट होगा, रेड सी से जाएगा इजिप्ट में, इजिप्ट से जाके कनेक्ट हो जाएगा कहाँ, मेडिटेरियन सी में। एंड यहाँ से ये फिर इटली एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप। तो ये 2 सी रूट थे किसके लिए, ट्रेड के लिए। कहाँ से, एशिया से लेके यूरोप तक, कह सकते हैं इंडिया से लेके यूरोप। अब जो तीसरा था वो था लैंड रूट। तो लैंड रूट कहाँ पे, ये जो पहले आप पार्ट देख रहे हैं, ये पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। यहाँ से ये जाता था कहाँ पर, सेंट्रल एशिया तक, है ना, सेंट्रल एशिया तक जाएगा। सेंट्रल एशिया से ये जाएगा कहाँ, बाल्टिक नेशन, और बाल्टिक नेशन से ये पहुंच जाएगा कहाँ, यूरोप। अब हुआ क्या कि यहाँ पे कब्जा हो गया किसका, ऑटोमन एम्पायर का पूरा। तो ये रूट क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम आपको
मतलब ट्रेड नहीं करने देंगे, बट उन्होंने क्या कहा कि अगर आपको ट्रेड करना है तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, और उन्होंने हाई टैक्स इन पे क्या कर दिए, इम्पोज कर दिए। अब हाई टैक्स इम्पोज कर दिए, हाई टैक्स से ट्रेड पे क्या इफेक्ट पड़ा ये देखते हैं। अब हुआ ये कि अगर टैक्स हाई लग रहा है तो कोई भी जो कमोडिटी है इसके प्राइस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब जो प्राइस बढ़ रहे हैं तो इसकी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो डिमांड कम हो रही है एक तरीके से, तो जो ट्रेडर्स थे उनका नुकसान हो रहा है। ठीक है, ट्रेडर्स जो है वो उसको डिमांड बढ़ाना चाहेंगे तो उनका क्या हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है। तो देखा जाए ट्रेडर्स का नुकसान हो ही रहा है। फिर उन्होंने क्या किया कि किंग को बोला, तो अब हो सकता था कि जो दो किंग हैं वो आपस में बात कर लें, है ना। बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे रिलीजन आइडियोलॉजी बहुत चेंज है। उस टाइम पे इस्लाम अपने पीक पर था तो उसको कंट्रोल करना नामुमकिन था, और वो ईजिली उनको ट्रेड करने नहीं दे रहा। तो अब हुआ क्या, तो अब किंग्स ने बोला कि हमें ऑल्टरनेटिव तरीके ढूंढने पड़ेंगे ट्रेड के लिए। तो अब ऑल्टरनेटिव तरीके ढूंढे जाने लगे। तो ऑल्टरनेटिव तरीके कैसे ढूंढे गए, अब वो समझते हैं। तो ऑल्टरनेटिव तरीके ऐसे ढूंढे गए। हुआ क्या, अब ये जहाँ हम इटली पहुंच जाते हैं, ये वाला एरिया, अब यहाँ तो अब इटली में क्या हो रहा था कि ट्रेड हो रहा था। तो एशिया से यहाँ पहुंच रहे थे और यहाँ के भी ट्रेडर्स थे। तो एक जो इटली था वो क्या था, एक ट्रेड सेंटर बन रहा था, एक ट्रेड हब बन रहा था। अब देखिए यहाँ पे अगर ट्रेडर्स आ रहे हैं तो वो डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजी और कल्चर लेकर आ रहे हैं, और एक तरीके से यहाँ क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ कल्चर, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, है ना, और एक्सचेंज ऑफ बिलीव्स हो रहे हैं। तो यहाँ की जो सोसाइटी थी वो एक तरीके से लिबरल सोसाइटी थी, क्योंकि अब देखो यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे हैं। तो वहाँ के जो लोग होंगे वो क्या होंगे, उदार होंगे। एक तरीके से क्या होगी, जो सोसाइटी होगी वो लिबरल और प्रोग्रेसिव सोसाइटी होगी। तो अब ये यहाँ से धीरे धीरे जो ट्रेडर्स हैं और मतलब थिंकर्स हैं वो धीरे धीरे स्प्रेड होने लगी कहाँ, यूरोप में। और यूरोप में आ गया पीरियड ऑफ रेनेसा और द पीरियड ऑफ इनलाइट और द एज ऑफ रीजन की लोग अब रीजन पूछने लगे थे। अगर चर्च कोई कहता था कि अगर आपको ऐसा करना है तो लोग उससे क्वेश्चन करते थे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर किंग ऐसा कोई रूल निकालता था तो लोग उससे क्वेश्चन करते थे कि आपने किस लॉजिक से इसको इम्पोज किया है, हमें इसका लॉजिक बताइए। तो एक तरीके से रिलीजन से साइंस की तरफ क्या होते चले जा रहे थे, शिफ्ट होते चले जा रहे थे। लोगों को अब लॉजिक समझ में आने लगे थे, लोग अब हर चीज में लॉजिक ढूंढते थे। इसके साथ साथ क्या हुआ कि अब टेक्नोलॉजी जो है वो क्या होने लगी, डेवलप होने लगी। डिफरेंट टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी, जस्ट लाइक टेलीस्कोप्स होने लगे, न्यूटन्स वगैरह के लॉ मतलब जो थे वो क्या होने लगे, डेवलप होने लगे। एंड इससे क्या हुआ, जो उनका एग्रीकल्चर था या फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, इस ये आने लगे क्या, सरप्लस पे। अब सरप्लस में होने लगी तो उनको क्या करना है, ट्रेड करना है। अब ट्रेड यूरोप में हो रहा था तो यूरोप में तो सभी कर रहे थे, तो इनको क्या चाहिए था, न्यू मार्केट चाहिए था। अब न्यू मार्केट कहाँ से आए, तो न्यू मार्केट के लिए इनको क्या चाहिए था कि ये सर्च करें न्यू रूट जिससे ये कहाँ पहुँच सके, एशिया पहुँच सके, क्योंकि एशिया में मार्केट अच्छा था, बड़ा मार्केट था, तो उनको वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस टाइम पे जो किंग थे हेनरी, उन्होंने इस चीज़ को इतना प्रमोट किया तो उनका नाम ही पड़ गया था हेनरी द नेविगेटर। नेविगेटर क्यों, क्योंकि उन्होंने मतलब जो सेलर्स थे उनको मतलब पैटर्नाइज करना स्टार्ट कर दिया, तो उनको काफ़ी सारे प्राइजेस और गिफ्ट्स मिलेंगे। अब हुआ ये कि ये जो गिफ्ट्स एंड ये दिए जा रहे थे, तो इससे क्या हुआ कि जो ट्रेडर्स और सेलर्स थे उन्होंने ना उत्साह जाग गया कि हम भी न्यू रूट सर्च करेंगे। और हुआ एट द लास्ट काफ़ी सारे ट्रेडर्स निकले, लेकिन दो जो कॉमनली हम पढ़ते हैं वो है क्रिस्टोफर कोलंबस एंड वास्को डी गामा। अब जो क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ से निकले, ये पहुँच गए कहाँ, इंडिया की जगह अमेरिका, और इन्होंने डिस्कवर किया क्या, अमेरिका। अरे वास्को डी गामा पोर्तुगीज ट्रैवलर, उन्होंने क्या किया, वो पहले पहुँचे केप ऑफ गुड होप। वहाँ पे उन्हें एक इंडियन मिलते हैं अब्दुल मजीद, जो उनको लेकर आते हैं यहाँ पे कैलिकट में। ठीक है, कैलिकट में यहाँ पे उनको जो वहाँ के लोकल किंग होते हैं जमोरिन, वो उनको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं और उनका वेलकम करते हैं। अब क्या होता है, ये जब वापस लौटते हैं यूरोप में तो ये यहाँ से क्या स्पाइसेस लेकर जाते हैं, और क्या होता है जब स्पाइस लेकर जाते हैं तो इनको वो यूरोप में बेचते हैं तो उनको बड़ा प्रॉफिट होता है, और वो सरप्राइज होते हैं कि मतलब इतना प्रॉफिट कैसे हो रहा है, जबकि है ना ये जो रूट देखा जाए वो काफ़ी लंबा था। ठीक है, काफ़ी टाइम लगता था एज़ कम्पेयर टू दिस रूट, है ना, और प्रॉफिट जो हो रहा है वो इससे ज़्यादा हो रहा है। तो उनको क्या लगा कि यहाँ पे जितने भी जो बीच के जो लोग थे वो क्या करते थे, प्रॉफिट्स को कंज्यूम कर लेते थे। बट अब उन्होंने क्या किया कि अब हम डायरेक्टली जाएंगे और क्या करेंगे, स्पाइस का ट्रेड करेंगे, वापस आके यूरोप में उसका ट्रेड करेंगे, तो उनको डायरेक्ट प्रॉफिट मिलेगा। वास्को डी गामा को देखकर काफ़ी सारे लोग और आए ट्रेड करने के लिए। तो जो देखा जाए वास्को डी गामा इंडिया आए थे, वो आए थे 1498 में।
इंडिया हैज़ कॉन्फ्लिक्ट विथ यूरोप विथ इमेमोरल थ्रू अ लैंड रूट, जैसे मैंने आपको बताया, एंड पार्शियली सी रूट, बट द डिस्कवरी ऑफ द डायरेक्ट सी रूट हैड रीचिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ शेप एंड कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री फॉर सोसाइटी। ओके, अब जो सबसे पहले आए थे वो आए थे पोर्तुगीज, ठीक है, फिर आए थे डच, ब्रिटिश, डेन्स, एंड उसके बाद जो लास्टली आए थे वो आए थे फ्रेंच। ये मैं आपको सब समझा चुकी हूँ, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। इसमें से हेनरी द नेविगेटर, ज़मोरिन, वास्को डी गामा के बारे में मैं आपको सब बता चुकी हूँ। ये देखिए, ये इमेज है वास्को डी गामा की, ये क्रिस्टोफर कोलंबस, और ये है हेनरी द नेविगेटर। ये जो इमेज है ये है ज़मोरिन, जो कि वास्को डी गामा को रिसीव कर रहे हैं। ये इमेज है द अराइवल ऑफ वास्को डी गामा इन इंडिया। क्या होता है जब वास्को डी गामा वापस पोर्टुगल जाते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, जो स्पाइसेस वो ले जाते हैं तो उनको बेचते हैं, तो उनको बड़ा ह्यूज प्रॉफिट होता है। इसके बाद फिर से वो एक बार वापस आते हैं 1501 में, और अपना जो ट्रेड सेंटर है वो कलिकत, कोचीन और कन्नूर को बनाते हैं। जिस टाइम पे वास्को डी गामा इंडिया आए थे, उस टाइम जो रूल चल रहा था इंडिया में वो चल रहा था दिल्ली सल्तनत का। जो इंडियन ओशन है उस पर डायरेक्ट कंट्रोल रहता था किसका, अरब ट्रेडर्स का। अरब ट्रेडर्स डायरेक्टली इसको कंट्रोल करते थे। अब इन्होंने सोचा अगर हमें इंडिया में ट्रेड करना है तो अपना हमें भी डोमिनेंस इंडियन ओशन में बढ़ाना पड़ेगा। अगर इनडायरेक्टली अगर हम ट्रेड करते हैं तो इसमें हमें प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, ये जो पोर्तुगीज होते हैं ये अपना क्या डोमिनेंस इंडियन ओशन में बढ़ाने लगते हैं, और विद इन 15 ईयर इनका डोमिनेंस हो जाता है इंडियन ओशन में, और जो अरेबियन ट्रेडर्स थे उनको ये सप्रेस कर देते थे। अब ये सप्रेस कैसे करते हैं, तो इनके पास ये क्या थी, चार्टर्ड कंपनी थी। तो इनकी जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने इनको अलाउ किया था टू फाइट, आप फाइट कर सकते हैं, वॉर कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनके जो शिप थे, वेपन्स थे, और टेक्नोलॉजी, नेविगेशन सिस्टम वो बेटर थी एज कम्पेयर टू अरब ट्रेडर्स। तो धीरे धीरे क्या होने लगे, अरब ट्रेडर्स इनसे पिछड़ने लगे, और पोर्तुगीज ने अपना डोमिनेंस क्या इंडियन ओशन में बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही इनका डोमिनेंस बढ़ना स्टार्ट हो गया तो क्या हुआ, पोर्तुगीज गवर्नर ने अपने ऑफिशियल एनवॉय और वाइसरॉयज भेजा। तो जो पहले वाइसरॉय थे वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इन्होंने क्या किया कि ब्लू वाटर पॉलिसी अप्लाई की। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, अब धीरे धीरे इनका क्या होने लगा था, यहाँ पे डोमिनेंस हो गया। तो इन्होंने क्या किया, कार्टेज सिस्टम अप्लाई कर दिया। एक तरीके का लाइसेंस सिस्टम था। अगर आपको इंडिया में ट्रेड करना है तो आपको यहाँ इंडियन ओशन में आने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने लाइसेंस नहीं लिया है तो ये क्या करते थे, आपके जो शिप थे उस पर हमला करके उसको क्या डुबो देते थे। तो लोगों को बड़ा नुकसान होता था। तो लोग भी अब इनसे क्या, एक तरीके से इनका डोमिनेंस बढ़ गया था, तो लोग भी इनसे डरने लगे थे। तो ये क्या करते थे, इनसे लाइसेंस लेते थे टू इंडिया में ट्रेड करने के लिए। अब इसके बाद जो सेकंड वाइसरॉय आते हैं वो होते हैं अल्फांसो डी अल्बुर्क। ये नेक्स्ट वाइसरॉय होते हैं पोर्तुगीज के। अब ये जो अल्बुकर होते हैं वो क्या करते हैं, ये अब जो यहाँ इंडिया में आते हैं तो यहाँ विजयनगर से क्या करते हैं, गोवा को क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। गोवा में क्या करते हैं, अपनी एक और नई कंपनी बनाते हैं। इनकी जो पहली कंपनी ये केरल में कालीकत में बनाते हैं, और गोवा में अब ये क्या करते हैं, अपनी कंपनी भी बनाते हैं, उसको फोर्टिफाइड भी करना स्टार्ट कर देते हैं। अब गोवा इनका ट्रेड सेंटर के साथ साथ क्या होने लगा था, पॉलिटिकल सेंटर भी होने लगा था, जहाँ पे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे। रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए, तो ये कहते थे हम ट्रेड के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे थे एक तरीके से। अब धीरे धीरे क्या होता है, गोवा के साथ साथ वाला ये जो एरिया होता है गुजरात का, यहाँ पे भी क्या करते हैं, अपनी डोमिनेंसी बढ़ाने लगते हैं और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना लेते हैं किसके लिए, ट्रेड के लिए। तो ये सूरत है ना, बड़ौच और अहमदाबाद में क्या कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल कर लेते हैं पूरी तरीके से किसके ऊपर, ट्रेड का। और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। अब इसके बाद जो लास्ट वाइसरॉयज होते हैं वो होते हैं नीनो डा कूना। ये भी क्या करते हैं, जो दमन दीव होता है, बेसिन होता है, उस पर क्या करते हैं, अपना कंट्रोल मतलब ले लेते हैं एक तरीके से। अब ये जो पोर्तुगीज का जो आने का इंडिया पे इन्फ्लुएंस क्या हुआ, तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से कैश क्रॉप को प्रमोट करते हैं। कैश क्रॉप क्या होती है, जो कमर्शियल क्रॉप होती हैं, जस्ट लाइक जूट हो गया है ना, कॉटन हो गया, ये क्या होती है, कैश क्रॉप होती हैं। इनको आप उगाएं एंड डायरेक्टली आप क्या करें, सेल कर दें, मतलब इसके फिर प्रोडक्ट बनते हैं और वो अलग सेल होते हैं। जस्ट लाइक कॉटन का क्या बनेगा, थ्रेड बनेगा है ना, थ्रेड से क्या बनेगा, क्लोथ्स बनेंगे, ये अलग अलग ये बनती हैं। तो ये कमर्शियल क्रॉप कहलाती है। इसके साथ इन्होंने क्या किया, न्यू प्लांटेशन इंट्रोड्यूस की, जस्ट लाइक पोटैटो, कैश्यू एंड टोमैटो। और इसके साथ इन्होंने क्या किया, कॉटन जो कल्टीवेशन था उसको प्रमोट किया, सेरीकल्चर मतलब सिल्क रियरिंग मतलब क्या, सिल्क वॉर्म को पालना है ना, और फिर उससे क्या करना, सिल्क ऑब्टेन करना, ये होता है क्या, सेरीकल्चर। सबसे पहले पोर्तुगल्स आए थे, ठीक है, पोर्तुगल्स आए थे हमारे 1498 में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, मतलब वास्को डी गामा आए थे। तो वास्को डी गामा यहाँ से गया तो उसको बड़ा प्रॉफिट हुआ, वो फिर वापस आया 1501 में। एंड ऑफिशियली क्या होता है, 1502 में
आती हैं क्या, जो पोर्चुगल गवर्नमेंट होती हैं वो अपने वाइसरॉयज भेजती हैं और ये फर्दर क्या करती हैं, जो ट्रेड होता है उसको एक्सपैंड करती हैं। अब ये जो था ना, एक तरीके से पोर्चुगल का डोमिनेंस होता है वो, उसको चैलेंज करते हैं डचेस। अब आती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बनती है 1602 में, ठीक है। ये एक तरीके से क्या करते हैं, डायरेक्टली चैलेंज करते हैं। अब ये एक तरीके से स्टार्टेड कंपनी थी, तो इनके पास भी क्या परमिशन लेकर आए थे, किसके लिए, टू फाइट, है ना। आप वॉर कर सकते हैं, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, अगर आपको नीड लग रही है तो वहां वॉर कर सकते हैं। अगर आपको वहां पे किसी से ट्रीटी करनी है तो आप ट्रीटी कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली डच गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपके पास परमिशन है। इसके साथ साथ अगर आप अपनी जो कंपनी है उसको फोर्टिफाइड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, या किसी का कोई एरिया है अगर आप उसको कैप्चर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इनके पास इनडायरेक्टली क्या थे, काफी सारी परमिशंस थी, किसके लिए, अपने जो ट्रेड था उसको फ्लरिश करने के लिए। तो ये इंडिया आती हैं और इसके साथ मलाया पेनिनसुला में क्या करती हैं, ट्रेड करती हैं। अब क्या होता है, ये जब इंडिया आते हैं तो ये यहाँ पे हो रहता है क्या, बीजापुर, यहाँ रहता है गोलकुंडा, यहाँ से क्या जो रहती हैं डच, सॉरी पोर्तुगीज रहते हैं यहाँ पे, वो मांगते हैं यहाँ से गोवा ट्रेड करने के लिए। तो ये यहाँ से क्या करती हैं, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, जो गोलकोंडा के रूलर होते हैं उससे एक रॉयल फरमान ले लेते हैं और वो क्या करते हैं, मसूलीपट्टनम जो होता है उसमें क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। इसके साथ साथ वो उसको फोर्टिफाइड भी करते हैं। इनके पास और एडवांस टेक्नोलॉजी थी, जो इनकी जो शिप थी वो फ्लूइड थी, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो बड़ी शार्प होती, तो ये पानी से मतलब क्या करती थी, ट्रैवल फास्ट कर सकती थी, तो इनकी स्पीड बहुत अच्छी होती थी, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता था, इनका वजन भी कम होता था, वेट भी कम होगा। तो ये वेट अगर कम है तो ये क्या करती थी, काफी सारा जो रहता था क्या, कमोडिटीज जो थी उसको क्या करती थी, कैरी कर लेती थी। ज्यादा कमोडिटी लेके आएंगे, ज्यादा ट्रेड होगा और ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा एक तरीके से। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, पोर्तुगीज को चैलेंज करना चालू कर दिया, लेकिन इनको भी बड़ा स्टिफ कंपटीशन था, किससे, इंग्लिश से, फ्रेंच एंड पोर्तुगीज से। अब मसूलीपट्टनम में ये अपनी फैक्ट्री सेटअप करती हैं। इसके साथ साथ ये अपनी सूरत में, कैम्बे, पुलिकट, हरिहरपुरा, आगरा, नागपट्टनम, पटना और ढाका में अपनी क्या करती हैं, फैक्ट्री स्टैब्लिश करती हैं। अब ये क्या था, इंडिया में इस टाइम पे काफी सारी पावर्स आ रही थी, जस्ट लाइक ब्रिटिश आ रहे थे, फ्रेंच आ रहे थे, डैनिश, डच, डच तो ऑल है ना, मतलब आ रहे थे। तो अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे क्या हो गया था, एक तरीके से कंपटीशन बहुत बढ़ गया था और प्रॉफिट कम होने लगा था। तो ये शिफ्ट होके तो चलेगा क्या, मलाय पेनिनसुला मतलब इंडोनेशिया में। तो ये क्या करने लगे, अब इंडोनेशिया में ट्रेड करने लगे और यहाँ पे इनको क्या ज्यादा प्रॉफिट होने लगा, तो इन्होंने अपनी कंपनी सारी बाइंड अप करी और इंडोनेशिया में जाके ट्रेड करने। अब इसके बाद आती है, डच के बाद आती है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो रहती है वो स्टैब्लिश होती है 1606 में। और ये बेसिकली इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है वो होता है प्रोपेगेट क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। इनका जो मेन देखा जाए मेन ट्रेडिंग सेंटर था वो था श्रीरामपुर, वेस्ट बंगाल में। इसके साथ साथ इन्होंने ट्रावनकोर, तमिलनाडु में अपनी फैक्ट्री सेटअप की थी। इन्होंने क्या किया था, प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में स्टैब्लिश की थी एट श्रीरामपुर टू पब्लिश बाइबल, क्योंकि इनका जो मेन एम था वो था प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। अब इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए श्रीरामपुर में एक कॉलेज खोला था 1890। तो ये था हमारा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद आते हैं क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच, है ना। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर थी, है ना। फिर इनमें संघर्ष हुआ और फिर उसके बाद ब्रिटिश बचते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फॉर मोर कंटेंट फॉलो ब्रेनी गाइस।